अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। 23 मार्च 1931 शाम 7:30 बजे के वक्त और 3 नौजवान लड़के दुबले पतले और कैंप जेल लाहौर का, जिसे उस वक्त लाहौर सेंट्रल जेल कहा जाता था, उसका सुपरडेंट ये उस तरफ रवा दवा हैं जहां फांसी घाट लगा हुआ है। वैसे तो आमतौर पर जो है वो फांसी देने का रिवाज या जो वक्त मुकर्रर है वो ये है कि फ़जर की नमाज़ के बाद जो है वो फांसी दी जाती है, या फ़जर की नमाज़ से पहले, यानी सुबह सवेरे जो है वो फांसी दी जाती है। तारीख भी 24 मार्च 1931 तय की गई थी कि फ़जर के वक्त जो है वो इन तीनों को फांसी दे दी जाएगी, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने ही बनाए हुए कानून को तोड़ा और 11 घंटे पहले फांसी के वक्त मुकर्रर कर दिया। 23 मार्च 1931 शाम 7:30 बजे SP चरण उसका नाम था, जो जेल का चीफ सुपरडेंट था, वो उनके हमरा था। तीनों बड़े तहम्मुल से चलते हुए जो है वो वहाँ पहुँचे जहाँ उन्हें फांसी दी जानी थी। अच्छा, उन तीनों ने एक दरख्वास्त की थी कि हम चूँकि सियासी कैदी हैं, लिहाजा हमें बजाय तख्ता दार पर लटकाने के या फांसी देकर मारने के हमें गोली मारते हैं। लेकिन उन्होंने, यानी अंग्रेज़ों ने, इस दरख्वास्त को कबूल नहीं किया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम आपको फांसी पर ही लटकाएँगे। वो जो 3 लड़के चल रहे थे, उनमें से जो दरमियान वाले लड़का था, लड़का ही कहूँगा मैं इसलिए कि उसकी उम्र सिर्फ 24 साल थी, उसका नाम था सरदार भगत सिंह, और जो उसके दाएं चल रहा था उसका नाम था सुखदेव, और जो बाएं चल रहा था उसका नाम था गुरुदेव। तीनों इनकलाबी, तहरीक आज़ादी के नामवर रहनुमा, बेहतरीन दोस्त, हर बुरे भले के साथी, और वो तीनों इकट्ठे फांसी चढ़ने जा रहे थे। जब फांसी पर पहुँचे, यानी फांसी घाट पर पहुँचे, तो बारी आई कि पहले फांसी किसको दी जाती है। तो गुरुदेव कहने लगा कि पहले मैं जाऊंगा, लेकिन वहाँ 3 फांसियाँ नस्ब थी, यानी तीनों ने को इकट्ठे फांसी दिए जाना था। कहते हैं भगत सिंह ने फांसी का जो फंदा था उसे चूमा और उसके बाद जो है वो फंदा खुद अपने गले में डाला। ये भी कहा जाता है कि इस सारे अमल के बाद उसने, भगत सिंह ने अपने हाथ पाँव खुद बंधवाए, क्योंकि ये तरीक़ा होता है, जब फांसी दी जाती है तो हाथ पाँव बांध दिए जाते हैं। तो भगत सिंह ने अपने हाथ पाँव खुद बंधवाए। जल्लाद ने जो है वो 3 बार फांसी 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 कहा और तीनों तख्ते एक एक करके पाँव तले जो है वो निकल गए। तीनों जो है वो गुरुदेव, सुखदेव और भगत सिंह फांसी के फंदे से लटकने लगे। कुछ देर तक लटकते रहे, जैसा कि दस्तूर है। अब चंद मिनट या मतलब 15-20 मिनट या आधा घंटा, उसके बाद उन्हें उतारा गया। डॉक्टर ने उनकी मौत की तस्दीक की। एक नौजवान अफसर था जेल का, उससे कहा गया कि तुम इनकी तस्दीक करो। उसने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। कहते उसे उसी वक्त जो है वो नौकरी से निकाल दिया गया था। उनकी लाशों को पहले अंग्रेज़ों ने ये फैसला किया कि हम इनकी लाशों को यहीं जलाते हैं। हिंदू, सिख और हिंदू चूँकि अपनी लाशों को जलाते हैं, लिहाजा ये तय पाया कि जी लाहौर जेल में ही उसकी आखिरी रसूमात अदा की जाए। लेकिन फिर जो है वो चूँकि बाहर हजूम जमा था, उसके रिहाई के लिए तहरीक चल रही थी और बहुत अरूज पर थी तहरीक। महात्मा गांधी तक को जो है वो उसके लिए मोर्द इल्ज़ाम ठहराया गया कि तुमने उसकी फांसी रोकने के लिए कुछ नहीं किया। लिहाजा अंग्रेज़ों ने कैंप जेल लाहौर, अगर आप लोगों ने लाहौर देखा तो उसके बिल्कुल पीछे गंदा नाला बहता है, उस गंदे नाले के साथ दीवार को तोड़ा गया और एक ट्रक खुफिया तौर पर अंदर आया। इन तीनों के जिस्मों को उस ट्रक में रखा गया और ले जाया गया ज़िला कसूर में गंडा सिंह के पास एक जगह दरिया सतलुज के किनारे, वहाँ आजकल हेड सुलेमान की जो है वो वाक़ है। एक पुजारी, कहते हैं पहले से वहाँ इंतज़ार कर रहा था। पुजारी उसकी जो है वो जो भी उन्होंने मंत्र वगैरह पढ़ने होते हैं वो पढ़े और उन तीनों की लाशों को आग लगा दी गई। जैसी सुबह हुई, ये मज़ाहिर है वहाँ तक उस वक्त इतना जदीद इंतज़ाम तो सारी, वहाँ तक पहुँचने में को 2-3-4 घंटे लगे होंगे। सुबह तक जो है वो लाशें आधी जल पाई, आधी नहीं जली। जब पुलिस और जो है वो दूसरे लोग चले गए, तो जो साथ गाँव था उसके लोग पानी में उतरे। मतलब वो जाते हुए जो बच्चे को जो टुकड़े थे, जो जल गया तो जल गया, जो जिस्म के बाकी हिस्से थे वो उन्होंने पानी में फेंक दिए, दरिया में फेंक दिए। सतलुज उस ज़माने में जो है वो भर कर बहता था। तो जब वो लोग चले गए तो गाँव के जो है लोग हैं वो उस दरिया में उतरे और जो बचा कुचा जो उसके जिस्म के हिस्से थे उनको इकट्ठा किया और बाकायदा फिर आखिरी रसूमात, जिसे क्रियाक्रम कहते हैं, वो क्रियाक्रम जो है वो उसका किया गया। इस वक्त मैं एक तारीख़ी जगह पर खड़ा हूँ, वही भगत सिंह जिसने फांसी के फंदे को चूमा था और ख़ुद फांसी का फंदा अपने गले में डाला था। मैं आज उसकी हवेली के दरवाजे पर खड़ा हूँ। ये हिस्टोरिकल हवेली सरदार भगत सिंह।
भगत सिंह इसी हवेली में पैदा हुआ। इसका गेट जो है वो चूँकि नया है। ये फैसलाबाद जड़ावाला रोड पर मेन रोड से कोई तकरीबन 5 किलोमीटर के लगभग अंदर वाक़ है। आइए आपको हवेली अंदर से दिखाते हैं और बताते हैं कि भगत सिंह ने अपना बचपन जो है वो कैसे गुजारा, कहाँ गुजारा। ये पहले हम आपको लेके चलते हैं उन 2 कमरों में जो 1890 में बनाए गए थे और इन्हें जो है वो इसी हालत में छोड़ दिया गया है। अच्छा, अब ये हवेली 1947 में विरक चौधरी बरादरी विरक बरादरी को जो है वो अलॉट की गई और ये कहकर अलॉट की गई कि ये भगत सिंह की हवेली है और जो कि आप भी जो है वो बाइज़्ज़त और नोबेल लोग हैं, इसलिए आपको ये हवेली जो है वो अलॉट की जा रही है। मेरा ख्याल है फजल कादिर विरक साहब थे जिन्हें ये, या फजलदाद विरक साहब थे, फजलदाद विरक साहब, उन्हें ये हवेली अलॉट की गई थी और फिर उनके साहबजादे और अब उनके साहबजादे यानी तीसरी नस्ल इस हवेली की देखभाल कर रही है। साकिब विरक जो है वो उनका नाम है। इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं, अगर मौजूद होते तो हम यकीनन जो है वो आपकी मुलाकात उनसे करवाते। ये 2 कमरे जहाँ चारों तरफ आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये छोड़ दिए गए हैं एज इट इज़, मतलब ये पुराने कमरे हैं। इस हवेली की ये दुनिया की शायद वो वाहिद हवेली है जिसे सिख हर कीमत पर ख़रीदने चाहते हैं और सिख ये कहते हैं कि जितने पैसे मांगो हम देने को तैयार है, हवेली बेच दो। लेकिन चौधरी साकिब विरक साहब ये कहते हैं कि तुम अगर 50 करोड़ भी दोगे तो ये हवेली नहीं दूंगा। तो हम हवेली ये कमरों के अंदर आगे आपको कुछ तस्वीरों के बारे में बताते हैं कि ये किस किस की तस्वीरें हैं, इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। और ये बाकायदा एक गैलरी जो है वो 2 कमरे मैंने बताया ना 1890, ये ऊपर जो छत है ये वैसे तो आपको नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन इसके कई बाले जो है वो पुराने हैं, बाले और शहतीर। तो ज़ाहिर सी बात है 1890 और 100 साल वो बीत गया, तकरीबन जो है वो 135 साल के लगभग जो है वक्त गुजर गया। चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो कई बाले जो है वो तो पुराने हैं, मतलब उनको ऊपर से रंदा लगा के नया कर लिया गया और उसके बाद जो है उन्हें दोबारा लगाया गया। लेकिन ये तयशुदा बात है कि ये छत पुरानी है और इतनी ही बुलंदी पर थी। दरवाज़े मेरा ख्याल है ये पुराने हैं शायद। पहले मैं इनकी चीज़ें आपको बता दूं, उसके बाद ये तस्वीरों के बारे में चंद तस्वीरें जो है वो बताऊँगा। ये पुराने घरों की कुंडियाँ ये अब भी जो है वो इसी तरह लगाई जाती है, कुंडी ऊपर उठाकर। ये दरवाज़ा पुराने ज़माने का, थोड़ा सा नीचे उतर कर आना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इनमें से कुछ तस्वीरों के बारे में बताऊँगा। यहाँ मेरा ख्याल है शायद 1000 से ज़्यादा तस्वीरें जो है वो लगी हुई हैं। हर तस्वीर के बारे में मैं आपको तफसील नहीं बता सकता, लेकिन कुछ तस्वीरों के बारे में मैं बताता हूँ आपको। मेरा फैसलाबाद का दौरा और फैसलाबाद के व्लॉग्स, इनको मैनेज करने में जो बुनियादी किरदार है वो मुदस्सर अहमद ने अदा किया। मुदस्सर अहमद एक वैसे तो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता है, तिब के शोबे से, लेकिन इससे बढ़कर कि वो एक बहुत ही एक्टिव सोशल वर्कर हैं। फलाही काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और ख़ास तौर पर मरीज़ों की। इन्होंने एक दवाई जो है वो तैयार की हुई है जिसका नाम है बैरोलीन, और मैं चाहता हूँ कि आप उस बैरोलीन के बारे में सुने ताकि आपको पता चले कि वो हो सकता है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स में से किसी एक व्यूवर के भी अगर काम आ गई तो ये हमारे लिए सवाब का काम है। तो जी मुदस्सर, थोड़ा सा बैरोलीन के बारे में हमें बताइए। वालेकुम अस्सलाम शाह जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने मुझे फैसलाबाद में इज़्ज़त अफजाई दी और मुझे खिदमत का मौका दिया। मेरा नाम मुदस्सर अहमद है और मेरी कंपनी है बैरी एंड हर्ब्स के नाम से। मैं सी हूँ उसका और मैंने 2 साल पहले ये पाकिस्तान में सेटअप लॉन्च किया था न्यूट्रास्यूटिकल ड्रग्स के लिए। काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स की रेंज है हमारे पास, ऑलमोस्ट 18 से 20, लेकिन उनमें से एक प्रोडक्ट जो मैं आपसे के चैनल के तवज्जुह से जब शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि आजकल हमारे पास एंजाइटी और डिप्रेशन का जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा पिछले 2 सालों में इंक्रीज़ कर गया है। तो उसके लिए हमारे पास एक ब्रेन टॉनिक है जिसका नाम है बैरोलीन। ये एक बैरोलीन जो है ना लाइफ से चेंजिंग प्रोडक्ट है। ये एक परफेक्ट ब्रेन टॉनिक है जो ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए। स्पेशली 2 चीज़ें हाईलाइट करूँगा। एक तो आजकल छोटे बच्चे जिनमें स्पीच के इश्यूज़ आते हैं, स्पीच डिले है, स्टैमरिंग है, फेजिया है, रेपिटेशन ऑफ स्पीच है,
वो अच्छा बोल नहीं पाते, अपना सेंटेंस कन्वे नहीं करते, जिसकी वजह से पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। और डिले ऑफ स्पीच में 3 साल के बाद बच्चा जो है वो 4 साल के बाद रिस्पॉन्स करना शुरू करता है। उन बच्चों के लिए ये एक नेमत से कम नहीं है। विदिन 15 डेज़ इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है और 6 माह की ट्रीटमेंट है। और सेकंड, अडल्ट्स में अंदर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें गैंग्रीन डेवलप होता है, पाँव ख़राब हो जाते हैं उनके। गैंग्रीन जब डेवलप होती है तो उसमें माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव करना होती है, तो उसमें 2 चम्मच सुबह शाम, और ये शुगर फ्री है। डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं वो शुगर के वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जो रूटीन में हम लोग ड्रग्स यूज़ कर रहे होते हैं, जो फालज के पेशेंट्स हैं उनमें फिजियोथेरापी करवा रहे होते हैं लोग आफ्टर स्ट्रोक, पोस्ट स्ट्रोक के केसेस के अंदर, तो वो डॉक्टर जो फिजियोथेरापिस्ट है और इस वक्त मेरी वीडियो ये देख रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो बैरोलिन को साथ में ऐड करें फिजियोथेरापी के, और 30% ये आपके काम को कम करेगा और पेशेंट की लाइफ और कंप्लाइंस को इम्प्रूव करेगा। ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में यतीम बच्चों के लिए और मुस्तहक मरीज़ों के लिए फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। ये घर के एड्रेस पे आपको फ्री मिलेगा। तो ये है मेरी और शाह साहब की तरफ से एक काविश है उन तमाम पेशेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके वालिदैन फ़ौत हो गए हैं या वालिद साहब नहीं हैं और वो अफोर्ड नहीं करते मेडिसिन लेना या कंसल्टेंसी डॉक्टर्स की, तो वो घर बैठे इसको फ्री मंगवा सकते हैं और आप इंशाल्लाह ताला ये आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नंबर शाह साहब शेयर कर देंगे मेरा। कोई भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। हाँ, बहुत शुक्रिया मुदस्सर। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये दवाई किसी न किसी के काम ज़रूर आएगी, और अगर किसी एक के काम भी आ गई तो यूँ समझे कि हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा। खुश रहें। यहाँ से शुरू करते हैं, तस्वीरों का थोड़ा सा तारुफ करा दूँ मैं। ये किशन सिंह वालिद हैं भगत सिंह के, उनकी तस्वीर जो है ये ओरिजिनल तस्वीर है, यानी तस्वुराती तस्वीर नहीं है। ये ख़ुद भगत सिंह 24 साल की उम्र, मतलब जैसे कहते हैं ना, सही तरह जवान भी नहीं हुआ था। दाढ़ी मूछें भी मेरा ख्याल है कि उसकी सही तरह नहीं आई थी। और ये विद्यावती भगत सिंह की वो बहादुर माँ जिसने जो है वो अपने नौजवान सपूत को यूं फांसी चढ़ते और फिर जो है वो अंग्रेज़ों के हाथों जलते देखा। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात यह कि जिस दिन भगत सिंह पैदा हुआ था उस दिन उसके वालिद और चचा वो भी तहरीक आज़ादी के कारकुन थे। ये जो किशन सिंह साहब हैं उन्होंने जो है वो उस दिन जेल से रिहा होकर आए थे जिस दिन भगत सिंह पैदा हुआ था। यहीं एक और तस्वीर लगी हुई है, वो आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर है कन्या कांता लता। ये कांता लता एक लड़की की तस्वीर है और 1942 में इसको मारा गया था। 20 सितंबर 1942 को एक तहरीक के दौरान जो है वो गोली मार दी गई थी पुलिस कस्टडी में, और वो पुलिस कस्टडी की कोई और नहीं थी, अंग्रेज़ थे। आज अंग्रेज़ जो है वो बड़े महज़्ज़ब बनते हैं, हमें जो है वो तहज़ीब का दर्स देते हैं, लेकिन उन्होंने जितना जुल्म इस हिंदुस्तान पर किया, मैंने अपने एक ब्लॉग में कहा था कि हिंदुस्तान में ज़मीन के ऊपर और नीचे जितने ख़जाने थे वो सारे के सारे जो है वो बरतानवी चुरा के ले गए यहाँ से। मैं चुरा का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो हमारी सरज़मीन पर थे और वो हमारी सरज़मीन पर गासिब थे। तो लिहाजा आज वो हमें ये कहते हैं जी कि आप तहज़ीब सीखो, आप तमद्दुन सीखो, आप जो है वो अपने आप को बदलो। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप जो कुछ यहाँ करके गए हैं, हमारे लिए कौन सी अक़दार छोड़ गए हैं जिन अक़दार को हम लेकर आगे चलें। ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको स्कूल भी दिखा सकूँ भगत सिंह का। उस वक्त प्राइमरी स्कूल होता था और उसके हेडमास्टर जो है वो नसीर अहमद अख्तर साहब थे। उन्होंने जो है वो अपना भगत सिंह के लिए, अच्छा भगत सिंह जब पढ़ता था तो प्राइमरी स्कूल था, तो उन्होंने नसीर अहमद अख्तर साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल 105 गाफ बे फैसलाबाद उसके हेडमास्टर थे। तो उन्होंने भगत सिंह की शान में, मैं तो यही कहूँगा, बल्कि एक जो है वो तराना लिखा था। ये स्कूल में भी आवेज़ हैं और यहाँ भी जो है वो लगाया हुआ है। आज़ादी का हीरो भगत सिंह 27 सितंबर 1907 को फैसलाबाद के मशहूर कौम बंगे में सरदार किशन सिंह के घर पैदा हुए। आपके दादा का नाम अर्जुन सिंह था। भगत सिंह ने अपनी ज़िंदगी वतन की आज़ादी के लिए वक्फ कर दी। 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे आपको तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। ये नज़्म लिखी हुई है जिसमें उसकी बहादुरी का जिक्र है। ऊपर जो है वो आपको एक खातून की तस्वीर नज़र आ रही होगी, इसका नाम है दुर्गा भाभी। कहते ये हैं कि ये भगत सिंह की मंगेतर कह लें या भगत सिंह के वालिद की ये ख्वाहिश थी कि वो दुर्गा से शादी कर ले, लेकिन भगत सिंह ये कहता था कि मेरी शादी तो हो चुकी, मैंने तो तहरीक आज़ादी से शादी कर ली है और मौत मेरी दुल्हन है और मैं जो है वो
उसी को जो है वो अपने गले लगाऊंगा। मैंने ब्लॉग के शुरू में सुखदेव का जिक्र किया और राजगुरु का जिक्र किया। ये सुखदेव की तस्वीर है, ये मतलब भगत सिंह के साथी, और ये जो है वो शिव राम हरि राजगुरु, यानी ये इसका तीसरा साथी, और ये दरमियान में भगत सिंह। अच्छा, ये भगत सिंह का ये वो रूप है जब साइमन कमीशन के जो है वो मुजाहरे के खिलाफ लाहौर एयरपोर्ट पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर एहतजाज हुआ, जिसमें लाला लाजपत राय और उनको गोलियां मारी गई, लाठियां मारी गई और वो बेहोश हो गए, और बाद में फिर उतनी जख्मों की वजह से उनका इंतकाल हो गया, लाला लाजपत राय। और जिस अंग्रेज़ अफसर ने गोली चलाई थी उसका नाम था स्कॉट, लेकिन स्कॉट के धोखे में सैंडर्स मारा गया और अंग्रेज़ों ने लाहौर की नाकाबंदी कर ली। तो भगत सिंह इस हुलिये में लाहौर से जो है वो फरार हुए थे। दुर्गा उनके साथ थी, जो किसी और की बीवी बन चुकी थी। एक बच्चा भी था जिसे जो है वो मतलब अंग्रेज़ आदमी का रूप धारा हुआ था, और वो बच्चा भगत सिंह की गोद में था। ये तस्वीर गिफ्ट की गई है जस्सी लायलपुरिया। कहा जाता है कि इस गैलरी की तश्कील में जस्सी लायलपुरिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो ये बड़ी यादगार तस्वीरें हैं। ये ऊपर जो रंगीन तस्वीर नज़र आ रही है, ये भगत सिंह के भाई है भीषण सिंह, ये उनकी तस्वीर है। और ये तस्वीरें कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, इन तस्वीरों को जमा करने में यकीनन कई साल लगे होंगे। ये वो FIR, स्कॉट के धोखे में सैंडर्स मारा गया और गोली राजगुरु ने चलाई। भगत सिंह चीखता रह गया कि ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, लेकिन गोली पिस्तौल से निकल चुकी थी। जर्मन माउजर पिस्तौल था और जो है वो उससे गोली चलाई गई थी। बाद में वो हिंदुस्तान के कब्ज़े में रहा और BSF के पास वो पिस्तौल जो है वो रखा रहा। ये क्या बता रहे थे आप? ये गोरे हैं जिन्होंने फांसी दी थी। ये वो गोरे हैं जी जिन्होंने फांसी दी थी। हमारे साथ जो है वो मोहम्मद हुसैन नाम है आपका, मोहम्मद हुसैन है जो है वो इस गैलरी की निगहदाश्त करते हैं चौधरी साबिक साकवी इकबाल विरक साहब के तवस्सुत से। तो ये उन्होंने बताया कि ये वो गोरे हैं जी जिन्होंने उनको फांसी दी थी। ये शहीद अशफाकुल्ला खान, ये भी एक तस्वीर यहाँ लगी हुई है। और ये बीबी गुलाब कौर बख्शीवाला, श्रीनगर नहीं संगरूर। यकीन, अच्छा, यहाँ जितनी तस्वीरें लगी हुई हैं उनका कोई ना कोई ज़रूर मकसद है और कोई ना कोई जो है वो अपना किरदार रहा है भगत सिंह की तहरीक के साथ। ये सुशीला देवी की तस्वीर, कहते हैं ये भगत सिंह की बहन थी, सुशीला देवी। हाँ, और कोई रिश्तेदार है यहाँ इनका? चंद्रशेखर आज़ाद जी, इन्हें तहरीर लिखी थी, पुलिस वाले ने शूट कर दी। ये जनाब चंद्रशेखर आज़ाद बड़े इनकलाबी शायर रहे हैं। ये जनाब दुर्गा की तस्वीर है, 7 अक्टूबर 1907 और 15 अक्टूबर 1999। ये मेरा ख्याल है दुर्गा जो है वो अपने शोहर के साथ है, ये उनका बेटा है उनकी गोद में, और ये गालिबन दुर्गा की माँ है। ये वो लड़की है या खातून है जिसकी शादी भगत सिंह से होना तय पाई थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर मैं आपको अभी दिखा रहा था, और ये जो है वो दूसरी तस्वीर है जिसमें चंद्रशेखर को अंग्रेज़ों ने गोली मार दी। बाकायदा एक पूरी तहरीर उसके साथ लिखी हुई है कि आज़ाद डाइड ऑफ पुलिस शॉट ऑन 27/2/1931। यानी अंग्रेज़ों ने जो है वो किसी को नहीं बख्शा। तो आज अंग्रेज़ हमें कहते हैं कि जी आप बदतहज़ीब हैं, आपको तमद्दुन नहीं है और आप बद्दू हैं, उजड़ हैं, लेकिन वो ख़ुद यहाँ जो जुल्म करके चले गए उसका हिसाब देने को तैयार नहीं है। ये जनाब चरखा, एक चरखा रखा हुआ है उसी कमरे में जहाँ तस्वीरें लगी हुई हैं, और कहते हैं कि ये चरखा जो है उसकी वालदा का था, भगत सिंह की वालदा का है। और ये एक चक्की रखी हुई है। पुराने ज़माने में जो है ना वो यही होता था, घरों में चक्कियाँ जो है वो पीसी जाती थी, मसाले, दालें, चावल, गंदम, सारा कुछ यहाँ जो है वो डाला जाता था, चावल या गंदम। और ये जो जगह है यहाँ एक लकड़ी की मुठ लगी होती थी, आप उसे हैंडल कह सकते हैं, उस हैंडल से इसको घुमाते थे और ये चक्की का पार्ट जो है वो चला करता था। तो यहाँ आकर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हम जो है वो 1906, 1907 या 1917 में आ गए हैं।
तो ये हर तरफ यादें हैं सरदार भगत सिंह की, और ये यादें कभी नहीं मरती। ये वो चूल्हा है जिस पर भगत सिंह की माँ कभी उसके लिए देसी घी के पराठे बनाया करती थी। चूल्हे का डिज़ाइन वही है, सिर्फ इसकी मरम्मत की गई है। मेरा ख्याल है पहले तो ये मिट्टी का होगा, ऊपर सीमेंट वगैरह लगाया गया है। ये जो होल है ये हंडिया रखने के लिए, उस ज़माने में चीज़ें हंडिया पर बना करती थी। ये गालिबन इसकी जो है वो जो भाप वगैरह है वो निकलने के लिए रखा हुआ है। और ये जो बड़ा हिस्सा है इस पर तवा रखा जाता था उस ज़माने में रोटी बनाने के लिए। कहते हैं उस ज़माने की रोटी भी बड़ी सेहतमंद होती थी, देसी गंदम का आटा और उस पर ये रोटी। और ये साथ है जी बेरी का वो दरख्त जिसके बारे में ये कहते हैं कि ये भगत सिंह ने अपने हाथों से लगाया था। और इस बेरी की छाँव के नीचे या इसके नीचे जो भी कह लें, अगर इसकी इतनी घनी छाँव नहीं होती, लेकिन बहरहाल इसके नीचे बैठकर वो किताबें पढ़ा करता था। और कहा जाता है कि उसके पास 250 के लगभग जो है वो किताबें थी, अंग्रेज़ी की, हिंदी की, उर्दू की, और थी सारी इनकलाब के बारे में। वो ख़ुद भी इनकलाबी था और उसने किताबें भी सारी की सारी इनकलाबी ही पढ़ी। ये उनका तंदूर था, ओरिजिनल तंदूर है जी, यानी ये अंदर से वो वैसा ही है जैसा उस वक्त था। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात आपको बताऊं कि आज तो हम जो है वो पंजाब के रहने वाले या मतलब जो भी लोग पंजाब में रहते हैं वो अपने रस्म व रिवाज भूल गए, लेकिन खाली सिर्फ 50 साल पीछे चले जाए तो घरों में रोटियां बनने का रिवाज कुछ इतना ज़्यादा नहीं होता था। हर घर में एक तंदूर या हर दूसरे तीसरे घर की छत पर एक तंदूरी लगी होती थी, और मोहल्ले की औरतें 4, 5, 6 की ग्रुप में इकट्ठी हो जाती थी और वो उस तंदूरी पर रोटियाँ लगाया करती थी। देसी जो है वो गंदम की रोटी होती थी और उसमें जब उसका परत उठा के उसमें घी लगाया जाता था तो वो सारा दिन तरोताज़ा रहती थी। तो ये वो तंदूरी है जो पंजाब का कल्चर भी है। अब तो खैर ख़त्म हो गया, हर घर में तवे आ गए, गैस के चूल्हे आ गए। अब औरतें सुबह दोपहर शाम जो है वो रोटियाँ बनाती है, लेकिन उस वक्त रोटियाँ जो है वो हर घर में नहीं बना करती थी, इस तरह की तंदूरियों में बनती थी। ये एक तिजोरी है, और पुराने दौर में रिवाज होता था कि घरों के ख़जाने, अब तो बैंक आ गए ना, लोग जो है वो अपने गहने, सेवन, अपना जेवर और जो है वो सारा कुछ सोना वहाँ ख़रीदते हैं। एक जो है वो लॉकर बैंक में और वहाँ रख देते हैं। लेकिन उस ज़माने में अपने घरों में लॉकर हुआ करते थे जिसे तिजोरी कहते थे। ये जो है ये भगत सिंह की तिजोरी थी, और भगत सिंह इसमें जो है वो अपनी जो मतलब मालूम मता या भगत सिंह के वालिद कह लें वो रखा करते थे। अब तो ये खाली है, लेकिन अच्छी खासे जो है वो इसके वज़नी दरवाजे हैं और लगता है कि ये तिजोरी है। तो ये भी भगत सिंह की यादगार है। इंसान चला जाता है, यादगारें छोड़ जाता है, यादें रह जाती हैं, और फिर इंसान उन यादों को देख देख कर, सोच सोच कर या तो कुड़ता है या फिर उसके दिल से एक चीज़ निकलती है जिसे कहते हैं दुआ। और मैं अक्सर अपने जो नाज़रीन हैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे लिए दुआ किया करें। बाकी सारी चीज़ें यही रह जानी हैं, दुआ वो वाहिद चीज़ है जो मौत के बाद भी आपके साथ जाती है। तो आज भगत सिंह की चीज़ें देखकर उसके लिए दिल से दुआ निकली। मैंने कहा ना कि इसके लिए कोई क़ैद नहीं है। आज़ादी के लिए जो लड़ा वो मुजाहिद, वो सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो मुजाहिद था, उस मुजाहिद के लिए दुआ करें और दिल से कीजिएगा उसके लिए दुआ। ये सामने नज़र आने वाली इमारत भगत सिंह का स्कूल है। छुट्टियां हैं और स्कूल बंद है। ये एक इसका गेट खुला हुआ है, लेकिन उस तरफ कांटे इतने ज़्यादा हैं, वो कहते हैं जी कि आप उधर से जा नहीं सकते। तो ये वो 2 कमरे, जब ये प्राइमरी स्कूल हुआ करता था और भगत सिंह इसमें पढ़ा करता था, इसके दरवाजे कुंडियाँ सारे पुराने दौर के हैं। ये 2 कमरे महफूज कर लिए गए हैं। अब हाई स्कूल बन चुका है और बहुत बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। इस गांव की आबादी चंद हज़ार है, लेकिन एक लुत्फ़ की बात यह है कि इस गांव का हर शख्स भगत सिंह को अपना बेटा समझता है। जिस जगह पर आखिरी रसूमात अदा की गई भगत सिंह की, गुरुदेव की और सुखदेव की, वो जगह 1947 के बंटवारे में पाकिस्तान के पास आ गई और उसे चौकी नंबर 201 का नाम दिया गया। चूँकि दूसरी तरफ भारतीय पंजाब था, और मैंने शुरू में बताया था कि चूँकि भगत सिंह सिख था और सिख इस हवेली को मुँह मांगी कीमत पर ख़रीदने को तैयार हैं, लेकिन मालिक बेचने को तैयार नहीं। तो लिहाजा सिखों की ये ख्वाहिश थी कि कम से कम वो जगह
जहाँ उसे उसका क्रियाक्रम किया गया, जहाँ उसकी लाश को जलाया गया, वो जगह जो है वो हमारे पास हो। तो 1961 में, ग़ालिबन मार्च 1961 में एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने 12 देहात के बदले में वो जगह भारत के हवाले कर दी थी। 12 देहात पाकिस्तान ने ले लिए और वो जगह जहाँ भगत सिंह की आखिरी रसूमात अदा की गई थी, उसकी चिता जलाई गई थी, वो जगह हवाले कर दी गई हिंदुस्तान के। वहाँ पर उन्होंने 1968 में एक यादगार तामीर की। वहाँ इन तीनों के बाकायदा मुजस्मे बना के लगाए गए। इसी तरह भारतीय जो पार्लियामेंट है उसमें सुभाष चंद्र बोस के साथ जिस दूसरे शख्स का कब्द अदब मुजस्मा है उसका नाम भगत सिंह है। मैं दो तस्वीरों के दरमियान में खड़ा हूँ। पहले ये तस्वीर दिखाएंगे। ये तस्वीर भगत सिंह की असल तस्वीर है, इसी घर की जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। ये भगत सिंह जो है वो बेड़ियाँ पहने बैठा हुआ है और ये भगत सिंह के मेरा ख्याल है कि वालिद हैं या दादा हैं, लेकिन ये तस्वीर असल है। और ये जेलर है। अच्छा, ये जेलर है जी। कहते हैं ये जेलर था, वो भी हिंदू था और ये जेलर के साथ जो है वो चार पे बैठा हुआ। ये उसकी असल तस्वीर है। और ये जो है ये कोठरी के अंदर एक स्केच बनाया, मतलब ऑयल पेंटिंग टाइप की चीज़ बनाई हुई गई है। ये कोठरी के अंदर बैठा हुआ है और ये बाहर बाकायदा जाली का एक दरवाज़ा दिखाया हुआ है, जैसे बैरक्स के होते हैं, बाहर संतरी खड़ा है। तो ये उस दौर की याद दहानी के लिए ये तस्वीरें जो है वो यहाँ लगाई गई हैं। लेकिन ये मत समझिएगा कि हम इन सारी तस्वीरों के दरमियान में खड़े होकर सिर्फ ये सोच रहे हैं कि भगत सिंह सिर्फ इन तस्वीरों में मौजूद है। नहीं, भगत सिंह जिंदा है, इसलिए कि आज़ादी के परवाने, आज़ादी के मतवाले, आज़ादी चाहने वाले कभी नहीं मरते। अगर कोई एक गिरता है तो उसकी जगह परचम दूसरा थाम लेता है, दूसरा गिरता है तो तीसरा थाम लेता है। यही वजह थी कि भगत सिंह जिस परचम को लेकर चला था, अंग्रेज़ों ने अपने तौर पर उस परचम को गिरा दिया। जो शम्मा उसने जलाई थी 1931 में, उसने उस शम्मा को गुल कर दिया। लेकिन उसके ठीक 16 साल बाद हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। दो मुल्क बन गए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। तो भगत सिंह खुद तो चला गया, लेकिन वो अपने पीछे एक काफ़िला छोड़ गया और वो काफ़िला चलता रहा। इसी तरह होता है ज़िंदगी, इसी का नाम है। काफ़िले चलते रहते हैं, सिर्फ उनके राह पर बदलते रहते हैं। पाकिस्तान का काफ़िला आज़ादी के बाद से अब तक चल रहा है। हमने बहुत बहरान देखे और अभी देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम एक वक्त आएगा कि हम इन सारे बहरानों पर काबू पा लेंगे, क्योंकि हमारे जो राहबर हैं वो बदलते रहेंगे, लेकिन हमारा काफ़िला चलता रहेगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।